हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। दिस इज डॉक्टर अनुपमा और आज की वीडियो हमारी कंटिन्यूएशन में हमारी T20 सीरीज से। अब ये T20 क्या है बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। हम यहाँ पर 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विच आर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम NCERT। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा हमने पोल पे डिसाइड किया था। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंसेक्ट्स नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। बच्चों ये सबसे पहले पेज पे ही लिखा हुआ है हमारे नर्वस सिस्टम चैप्टर के। तो जो हमारे इंसेक्ट्स है यहाँ पे हम याद कर लेते हैं कॉकरोच। कॉकरोच में जो नर्वस सिस्टम है वो किस किस से बना होता है? ऑप्शन देखते हैं, ब्रेन, सेकेंड हम देखते हैं इसमें क्या है, अ नंबर ऑफ गैंग्लिया, थर्ड न्यूरल टिश्यू एंड फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों अगर आप कॉकरोच का नर्वस सिस्टम याद करोगे तो उसमें सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया था जो बिहेव कर रहा था एज ब्रेन, हमने देखे थे वहाँ पे बहुत सारे गैंग्लिया भी पाए जा रहे हैं और नर्वस टिश्यू भी पाया जाता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों? विच ऑफ द नर्व फाइबर्स ऑफ PNS ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यूज और ऑर्गन? ऑप्शन देखते हैं बच्चों, एफरेंट, ईफरेंट, स्पाइनल कॉर्ड या बोथ A एंड B। तो बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है? CNS से इम्पल्स जो लेके जा रहे हैं ऑर्गन्स में या टिश्यूज में, तो वो हमारी कौन सी नर्व्स लेके जाती हैं बच्चों? मोटर नर्व ले जाती हैं और उसी का दूसरा नाम क्या है? इफरेंट नर्व्स। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन B। अब यहीं पे हम पता कर लेते हैं एफरेंट नर्व क्या होती है। एफरेंट नर्व कौन सी होती है बच्चों? रिसेप्टर से हम देखें जो स्टिमुलस लेके आ रहे हैं CNS पे, वो कौन सी नर्व्स होती है हमारी? सेंसरी या एफरेंट नर्व्स। सो ये हमारा एफरेंट, इतना ध्यान रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। द सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय ट्रांसपोर्टिंग डैश सोडियम आयन आउटवर्ड्स फॉर डैश पोटेशियम आयन इनवर्ड्स। तो बच्चों देखो, जब ये सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, ये इस टाइम हम क्या देख रहे हैं? अंदर हम देख रहे हैं कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और बाहर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और अदरवाइज हम देखें एक्सोप्लाज्म के अंदर हम देखते हैं पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और बाहर हम देखते हैं सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब ऑब्वियस सी बात है, मानते हैं हम लोग सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है, इसलिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, हम देख रहे हैं अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो वो पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर 3 सोडियम आयन का हम देख रहे हैं इफ्लक्स हो रहा है और अंदर सिर्फ 2 पोटेशियम आयन आ रहे हैं। देखने में हमें लग रहा है दोनों क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयन है, बट नेट पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा होगा? बाहर, वो हमें दिख ही रहा है। और वो क्यों है? क्योंकि 3 सोडियम आयन बाहर गए हैं और सिर्फ 2 पोटेशियम आयन अंदर आए हैं। इतना क्लियर है बच्चों? अब इस हिसाब से हम देखते हैं हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। 3 सोडियम आयन एंड 2 पोटेशियम आयन। तो इससे हम देखेंगे हमारा ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो ऊपर आप देखो एक लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सो बच्चों 4th क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इसमें से कौन सी बात इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के लिए करेक्ट नहीं है? फर्स्ट देखते हैं, in electrical synapse membranes of pre and post electrical synaptic neurons are in great proximity। ये वाली बात सही है, एकदम पास होते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस दीज साइनैप्स। ये भी बात सही है बिल्कुल, क्योंकि पास में एकदम डायरेक्टली चला जाता है हमारा करंट। थर्ड, इम्पल्स कंडक्शन इज फास्टर देन केमिकल साइनैप्स एंड वेरी कॉमन इन आवर बॉडी। तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और कहाँ तक सही था ये? इम्पल्स कंडक्शन इज फास्टर देन केमिकल साइनैप्स, ये वाली बात सही है, बट इट इज़ वेरी कॉमन इन आवर बॉडी, ये वाली चीज़ गलत हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स हमारी बॉडी में रेयर होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन C। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा केमिकल साइनैप्स के बारे में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है बच्चों? एक होता है हमारा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, एक होता है हमारे पास पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन हम देखते हैं क्या पाए जाते हैं? साइनैप्टिक वेसिकल्स। और इसमें क्या भरा होता है? इसमें भरे होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। अब जैसे ही इम्पल्स आती है, ये जो साइनैप्टिक वेसिकल है एकदम पेरिफेरी तक जाते हैं और रिलीज कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। पहले कहाँ पर है? ये जो आप दोनों के बीच में स्पेस देख रहे हो, दिस इज
प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और इन दोनों के बीच में जो आप स्पेस देख रहे हो इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो अब ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं इसके अंदर जो पाया जा रहा है न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज हुआ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, वहाँ से ये पहुँचता है अपने रिसेप्टर के पास जो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके रिसेप्टर होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये एक्साइटेटरी हैं या इनिबिटरी हैं, इस हिसाब से हम देखेंगे आगे इम्पल्स का कंडक्शन या तो होगा या वहीं पे रुक जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों? Which of the following is not true regarding chemical synapse? First, there is fluid-filled synaptic cleft between membranes of pre and post-synaptic neuron. ये वाली बात सही है. Second, when action potential reaches axon terminal, synaptic vesicle fuses with pre-synaptic membrane and neurotransmitters are released in cleft. ये वाली चीज़ भी जस्ट हमने अभी देखी थी, सही बात है ये. थर्ड देखते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में. And open ion channels generate new potential which is only inhibitory type. तो बच्चों ये वाली चीज़ गलत हो गई. मैंने क्या बताया था? एक्साइटेटरी भी हो सकता है एंड इनहिबिटरी भी हो सकता है. तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. सो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, द आउटर लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस इज. तो मेनिंजेस आपको पता है हमारे ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है. ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को पैडिंग प्रोवाइड कर रहा है, इसी हिसाब से इसका नाम है. तो क्या देखते हैं बच्चों, ये अंदर से बाहर हमारे ब्रेन में पैडिंग प्रोवाइड कर रहा है, अंदर से बाहर इस तरीके से दिख रहा है. नीचे से ऊपर तक इसने क्या किया? ऐसे पैड से प्रोवाइड किया. इसी तरीके से हमें इसका नाम याद हो जाना चाहिए. वो क्या क्या है? सबसे इनर मोस्ट है पाया मेटर. सेकेंड हमारी कौन सी लेयर हो गई? एरेक्नॉइड. और सबसे आउटर मोस्ट कौन सी हुई? ड्यूरामेटर. तो देखो बच्चों, ये मेटर का मतलब होता है मदर, ड्यूरा का मतलब एकदम ड्यूरेबल, टफ, रिजिड सी. तो जो मम्मियाँ होती हैं कैसी होती हैं? बाहर से रिजिड होती हैं, टफ होती हैं, अंदर से उतनी सॉफ्ट होती हैं. तो जब सबसे बाहर वाली लेयर कैसी होनी चाहिए? टफ होनी चाहिए. तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया है. तो ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए ड्यूरामेटर, येस इट इज़ द राइट आंसर. बाकी भी देख लेते हैं. एरेक्नॉइड, पायामेटर, गलत. हमारा आउटर मोस्ट कौन सा बच्चों? सबसे बाहर ड्यूरामेटर. ओके. क्वेश्चन नंबर 7, cerebral hemispheres are connected by a tract of nerve fibers called. तो जो दो cerebral hemisphere को कनेक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? अब एक एक करके ऑप्शन बढ़ते हैं. फर्स्ट, कॉर्पस कैलोसम. वैसे तो हमारा आंसर यही है बच्चों, जो वाइट फाइबर्स होते हैं हमारे उस सब से मिलके हमारा बनता है क्या? कॉर्पस कैलोसम, विच इज़ अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. और ये इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है. तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए है, बट बाकी भी रूल आउट कर लेते हैं. बी बोला है कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है बच्चों? जब हमारा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है उसमें से हम देखते हैं ऊटेड जब निकल जाता है, अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या कहलाता है? कॉर्पस ल्यूटियम. फिर आता है सी, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. बच्चों कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड स्टैंड्स फॉर 4. तो हमारे मिड ब्रेन में 4 स्वेलिंग्स होती हैं जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. तो बच्चों यहाँ से हमारे पास आ गया आंसर विच इज ऑप्शन ए, कॉर्पस कैलोसम. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों. सेरिब्रम रैप्स अराउंड डैश विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग. तो वही देखो यहाँ पे क्या बताया गया? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर. हमारा जो बॉडी है उसका राउटर जो हर जगह इम्पल्स भेजने का काम करता है वो कौन है? इसी को हम रिले सेंटर भी बोलते हैं. तो देखते हैं भाई ऑप्शन ए मेडुला, बी थैलेमस, सी पॉन्स एंड डी नन ऑफ दीज. तो बच्चों वैसे तो इसका आंसर वैसे ही क्लियर है कि हमारी बॉडी में जो राउटर का काम कर रहा है वो कौन है. और अदरवाइज भी देखो सेरिब्रम हमारा कहाँ पाया जाता है? फोर ब्रेन में. तो फोर ब्रेन के अंदर ही तो कोई स्ट्रक्चर होगा ना जिसको वो रैप करेगा. अब जो मेडुला है और पॉन्स है ये हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है. तो ये तो सरासर गलत है आंसर. तो करेक्ट आंसर क्या हो हमारे पास? ऑप्शन बी विच इज थैलेमस. ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. Corpora quadrigemina are 4 round swellings present on dash side of midbrain. तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 4 स्वेलिंग्स होती हैं मिड ब्रेन में. ये मिड ब्रेन की कौन सी साइड पे पाई जाती हैं?
बच्चों ये पाई जाती हैं टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड, पीछे की तरफ मिलती हैं, ठीक है। और ये जो 4 स्वेलिंग्स होती हैं कैसी होती हैं, ऊपर और ये नीचे। जो ऊपर वाली होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, और नीचे वाली को हम बोलते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई है ये हमारा कंसर्न होता है विजुअल रिफ्लेक्सेस से, और जो हमारा इंफीरियर कॉलिक्यूलाई है ये किससे कंसर्न है बच्चों, ये है ऑडिटरी रिफ्लेक्स। इसकी भी बच्चों अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप ऊपर लिंक में देखेंगे, मैंने अटैच किया है एक अपना वीडियो, उसको आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इतना क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी विच इज डॉर्सल। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे कौन कौन से पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन के, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम या सेरिब्रम। तो सेरिब्रम तो हमने वैसे ही रूल आउट कर दिया क्योंकि वो हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगेन इंटरकनेक्ट करने का काम कौन करता है, ऐसा कोई हमारा स्ट्रक्चर करेगा जिसके पास बहुत सारे फाइबर ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं, और वो फाइबर ट्रैक्ट्स बच्चों किसके पास पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं पॉन्स के पास, और इसी की वजह से ये डिफरेंट जो रीजन है हमारे ब्रेन के वहाँ पर जाके कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो पॉन्स भी एक तरीके से हमारा रिले करने का काम कर रहा है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में ये चीज़ एकदम क्लियरली मेंशन्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 11, डॉर्सल रूट गैंग्लियन कम्स अंडर डैश पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बना रखा है क्रॉस सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड का, जल्दी से देखते हैं। आप देखो यहाँ से और यहाँ से ऐसे कुछ हम देख रहे हैं, कुछ जड़ सी निकल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट। क्योंकि ये पीछे की तरफ है इसलिए हमने क्या बोला, डॉर्सल रूट। यहाँ वेंट्रल क्योंकि आगे की तरफ है तो इसको वेंट्रल रूट बोला। अब देखो जो हमारी एफरेंट नर्व्स होती हैं, एफरेंट न्यूरॉन होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो डॉर्सल रूट से आते हैं, ठीक है। और जो हमारे इफरेंट नर्व या न्यूरॉन होते हैं वो कहाँ से जाते हैं, वेंट्रल रूट से जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहाँ पाया जा रहा है। तो डॉर्सल रूट में जो आप देख रहे हो ये कलेक्शन ऑफ साइटोन है, इसको हमने क्या बोला, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब देखो ये कौन से वाले पाथवे में आ रहे हैं, यहाँ से हमारे कौन सी नर्व जा रही हैं, एफरेंट नर्व। तो इस वाले पाथवे को क्या बोलेंगे हम लोग, एफरेंट पाथवे। तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आ गया आंसर क्या होगा। सो देखते हैं बच्चों जल्दी से, डॉर्सल रूट गैंग्लियन कम्स अंडर एफरेंट पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग इज। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, सेंस ऑर्गन से क्या चीज़ रिसीव किया फिर उसको कैसे प्रोसेस किया, ये पूरा पाथवे बताना है आपको। तो जल्दी से देखते हैं ऑप्शन ए, सेंसरी ऑर्गन से कहाँ गया होगा, सीएनएस, सीएनएस में जाके क्या होगा, प्रोसेस और एनालाइज हुआ होगा, फिर डिफरेंट ब्रेन सेंटर में गया, और फाइनली हमें सेंस ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट पता चल गया। तो ये वाला आंसर तो सही लग रहा है, बाकी रूल आउट करते हैं। ऑप्शन बी में पहले ही उनको सेंस ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट पता चल गया, जबकि अभी तक तो इम्पल्स गई भी नहीं, तो ये तो वैसे ही रूल आउट हो गया। फिर भी एक बार को देख लेते हैं, सेंस ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट से सेंस ऑर्गन में गया, फिर सेंस ऑर्गन से सीएनएस में गया, वहाँ से डिफरेंट ब्रेन सेंटर पे गया। तो भाई वो प्रोसेस होके हमारे को एग्जिबिट भी तो करना है ना, वो तो हुआ ही नहीं इसमें, वो तो उन्होंने पहले ही दिखा दिया। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, सेंस ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट, वो डायरेक्टली कहाँ चला गया, सीएनएस, और सीएनएस से कहाँ बोल रहे हैं, सेंस ऑर्गन। तो ये तो सरासर गलत हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों, द लिगामेंट्स विच होल्ड द लेंस इन प्लेस इन आई बॉल आर अटैच टू। तो बच्चों देखो यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये लेंस है हमारा, इसके पास अब देख लो क्या पाई जा रही है, सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट फर्दर हमारा किससे अटैच्ड है, सिलियरी बॉडी, ठीक है। तो अब हम जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं इसको। सो ऑप्शन ए बोला है रेटिना, नो, ये तो इनर मोस्ट लेयर होती है। सेकेंड सिलियरी बॉडी, यस, हम देख रहे हैं जो सस्पेंसरी लिगामेंट है किससे अटैच्ड है, सिलियरी बॉडी से, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। थर्ड बोला इन्होंने आइरिस, ये देखो जो लेंस के आगे वाला पार्ट है उसको क्या बोला है, आइरिस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिलियरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों बोला है, फोटोपिक या डे लाइट एंड स्कोटोपिक ट्वाइलाइट विजन आर फंक्शन ऑफ डैश सेल्स ऑफ रेटिना। फोटोपिक, फोटो का मतलब क्या होता है बच्चों, लाइट। तो लाइट में हमारे इनमें से कौन से वाले सेल्स फंक्शनल होते हैं,
और कौन से डिम लाइट में होते हैं। स्कोटोपिक मतलब रात के टाइम पे, ट्वाइलाइट समझ रहे हो, एकदम मिडनाइट वाले टाइम पे कौन से फंक्शनल होते हैं। तो एक हमारे दिन में है और एक हमारे रात में। तो दिन में कौन से फंक्शनल है लाइट के लिए, वो है हमारे कोन सेल्स, और डिम लाइट में कौन काम कर रहा है, रॉड सेल्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। फोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोन्स, स्कोटोपिक के लिए रॉड्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। Question number 16. During mechanism of vision, potential difference generates signals that generate action potential in ganglion cells through. तो बच्चों इसके लिए हमें पहले सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो जो हमारी सबसे इनरमोस्ट लेयर है रेटिना, इसके पास पाए जाते हैं 3 टाइप के सेल्स। सबसे बाहर कौन सा होता है हमारे, फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो हमने रॉड्स एंड कॉन्स पढ़े। उसके बाद कौन आता है, बाइपोलर सेल्स। ठीक है, और उसके बाद सबसे इनर मोस्ट हमारे कौन से होते हैं, गैंग्लियन सेल्स। और ये वाली फाइबर्स ही होते हैं, दे लीड टू फॉर्म ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर से बाइपोलर, बाइपोलर से गैंग्लियन सेल्स। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो गैंग्लियन सेल्स हैं वहाँ तक एक्शन पोटेंशियल किसके थ्रू पहुँचा, तो गैंग्लियन सेल्स के पास कहाँ से पहुँचा, बाइपोलर सेल से। ठीक है, ये हमारे एक्चुअली अ टाइप ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। ए यूनिपोलर विच इज रॉन्ग, बी बाइपोलर, यस इट इज द करेक्ट आंसर। आपको दिख रहा है जो सेकंड लेयर है सेल्स की वो क्या है, बाइपोलर। सी मल्टीपोलर, डी नन ऑफ दीज, ये सारे गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड। बच्चों देखो क्या होता है, हमारे इनर ईयर में 2 लैबिरिंथ होते हैं, एक होता है बोनी लैबिरिंथ, एक होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी विच इज सराउंडेड बाय बोन्स, ये बाहर बोन है, अंदर जब देख रहे हो जो स्पेस है इसको हमने बोल दिया बोनी लैबिरिंथ। अब इसके अंदर सारा ही मेम्ब्रेन से क्रिएटेड है, तो यहाँ पर जो स्पेस है उसको हमने क्या बोल दिया, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। अंदर हम देखते हैं मेनली जो फ्लूइड पाया जाता है, जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में पाया जाता है वो क्या होता है, अंदर है तो क्या बोलेंगे, एंडोलिम्फ। और उसके बाहर पेरिफेरी में पाया जा रहा है जो फ्लूइड, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीलिम्फ। तो बाहर क्या मिलता है, पेरीलिम्फ, और अंदर क्या मिलता है, एंडोलिम्फ। इतना क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है इट इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड। तो सराउंडेड मतलब बाहर वाला पूछ रहे हैं, वो क्या हो गया, वो हमारा पेरीलिम्फ हो गया। अगर पूछा जाता कि कौन सा फ्लूइड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में, तो आप क्या बोलेंगे, एंडोलिम्फ। क्वेश्चन नंबर 18, लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल्स। तो बच्चों जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हैं उसमें हम देखते हैं सेंसरी हेयर सेल पाए जा रहे हैं, उनके एपिकल पार्ट पे हम देखते हैं ऐसे छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। ठीक है, तो अब जल्दी से देखते हैं हमारे ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्टीरियोसीलिया विच इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी स्क्लेरा, नहीं ये तो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी आई की। थर्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये तो बहुत सारे हमारे जब सेंसरी हेयर सेल्स मिलते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, स्टीरियोसीलिया, जो ये आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोजेक्टिंग रिज प्रेजेंट ऑन ओटोलिथ ऑर्गन इज नोन एज। बच्चों हमें पता है ईयर का काम सिर्फ हियरिंग नहीं है, बैलेंसिंग भी है। बैलेंसिंग दोनों टाइप का है, डायनेमिक भी और स्टैटिक भी। स्टैटिक बैलेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे ओटोलिथ ऑर्गन होते हैं। अब इस ओटोलिथ ऑर्गन में भी जो हमारे सेंसरी हेयर सेल्स हैं वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, वो जो रिज है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्यूला। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन डी मैक्यूला। और अगर यही पूछा जाता हमारा डायनेमिक बैलेंस के लिए तो हमारा आंसर क्या होता, ऑप्शन ए एम्पुला। ओके, तो जल्दी से देखते हैं हमारे इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 19 का, इट इज ऑप्शन डी विच इज मैक्यूला। तो बच्चों ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर आपको नहीं मिलेगा, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी, अगर नई एनसीईआरटी तो आप देखोगे चैप्टर के अंदर ही ये पाया जा रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। द न्यूरॉन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एक्सटेंड फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट डायरेक्टली इनटू ऑल्फैक्टरी बल्ब विच आर डैश इन नंबर एंड डैश शेप्ड। तो बच्चों ये जो हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं ये कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड मतलब दे आर 2 इन नंबर, और इनका कैसे शेप होता है, ये दे आर बीन शेप्ड। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए ही हमारा सही है, 2, बीन। ठीक है, बाकी सारा तो वैसे ही गलत है।
तो हमारा जो लास्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपके सारे आंसर सही है तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।